हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया, अच्छे रहने चाहिए। और क्लास 9 डॉक्टर विपिन, और ऐसे आए सर आपने लाइव क्लासेस नहीं कराई हैं। कल मैं शाम को आ नहीं पाया किसी कारण से, और जल्दी चला गया था तो आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैंने आपको अब तक जो मेन पॉइंट्स हैं वो करा चुके हैं। क्रैश कोर्स ही करा रहा हूँ मैं इसके ऊपर। क्रैश कोर्स है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके ऊपर वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका है आपको। तो क्रैश कोर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो क्लास 9 के बहुत ही कम लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है या फिर कमेंट भी नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई ये काम मत कीजिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं इसको वो कमेंट जरूर किया करें कि कोई अगर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर कोई डाउट नहीं है फिर भी कमेंट करें कि सर वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है? तो हिस्ट्री का हिस्ट्री ऐसे फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से के अंदर चैप्टर में उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि 14 जुलाई 1798 में पारसिस में जो रहने वाले कॉमन लोग वो बदला चाहते थे कि वो भी कहाँ के वहाँ के राजा से बदला चाहते थे, किससे? राजा से, क्योंकि उनको मोनार्कियल रूल से परेशानी थी। यह मोनार्कियल रूल किंग जो कहेगा वही सही है, ठीक है? तो सारे लोग इकट्ठा होकर फोर्ट्रेस प्रेसिडेंट बेस्टाइल में जो है पहुंचे, यानी बेस्टाइल के अंदर एक फोर्ट्रेस नाम की जेल, ठीक है? जहां पर किंग ने अगर किसी को सजा दी है तो उसे फोर्ट्रेस प्रेसिडेंट में बंद कर देते थे, और कैद होने के बाद वह किंग की परमिशन के बिना बाहर नहीं आ सकता था। तो लोगों ने पहले इसी प्रेसिडेंट पर अटैक किया। लोगों ने वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स को, ग्रुप गार्ड्स को मार दिया, और उसके बाद जितने भी उस प्रिजनर थे, उस कैदी थे, उन सबको बाहर निकाल दिया। तो पहला रिवेंज था क्या? वह उनका कंप्लीट हो गया, ठीक है? कॉमन मैन यानी जो गुस्से में थे वो उस वक्त उन्होंने प्रिजनर्स को बाहर निकाल कर और कमांडिंग ऑफिसर्स को मार कर निकाल दिया, ठीक है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों हुआ ये सब? तो ये लोग क्या लोग मोनार्कियल रूल के खिलाफ थे? मतलब क्यों थे खिलाफ मोनार्कियल रूल के? ऐसा राजा ने क्या क्या ऐसी नीतियाँ बनाई थी? उन लोगों को लग रहा था कि हमें मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए, हमें किंग पसंद नहीं है, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो पहले हम किंग के बारे में जान लेते हैं कि राजा ने क्या किया। 1774 है ना, 1774 लुइस 16 एक राजा का नाम, ठीक है? जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, और उसकी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से। और जब उसको यह राजकाज दिया गया संभालने के लिए तो 20 साल की उम्र थी उसकी। तो धीरे धीरे किंग को पता चला कि उनके एंसेस्टर्स ने यानी पूर्वजों ने सारा खजाना खाली कर दिया है। तो उस वक्त यह रीज़न सामने आया कि क्यों खजाना खाली हो गया, खजाना क्यों खाली हो गया? तो कौन कौन से रीजन थे? फर्स्ट था लॉन्ग टर्म वार, यानी उनके फादर या फिर पूर्वज जो थे वो वॉर जो करते थे लंबे समय तक खींचा था, वॉर जो किया करते थे वो लंबे समय तक खींचा था, इसलिए सारा पैसा खत्म हो गया। दूसरा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज का वार था, ठीक है? थर्ड था पैलेस ऑफ वेल्साइड पर खर्च हुआ, यानी कि एक पैलेस बनाया गया जो वर्साइड का था, उस पर खर्चा ज़्यादा हो गया, काफ़ी कुछ ज़्यादा पैसा लगा दिया उसको। नेक्स्ट था 10% ऑफ लोन मनी लेंडर से पैसे उधार लिए गए थे 10% की ब्याज पर,
इन्हीं रीजंस की वजह से लुईस 16 अपने टाइम पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट सिस्टम में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में आता है सेराटीज, सेकंड में आता है नोबलिटीज और थर्ड में आते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पीजेंट्स, लेबर्स। तो सेराटीज क्या थे? सेराटीज थे जो चर्च में लोग, चर्च के लोग हुआ करते थे, जैसे क्राइस्ट हैं और पोप हैं, ये सब, और उनको फर्स्ट स्टेट कहा जाता था। नोबिलिटीज वो थे, नोबिलिटीज सेकंड स्टेट के लोग थे और उन्हें बिग बिजनेसमैन भी कहा जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग को टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं थी। 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, स्टेट सिस्टम को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स यानी कर भरने का कोई भी जरूरत नहीं थी और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती थी उनके पास, उनको फैसिलिटीज थी सारी अवेलेबल थी। और थर्ड स्टेट के जो लोग थे, बिजनेसमैन थे या जो भी बताया मैंने आपको, उनको टैक्स भरना था। तो 90% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट में आती थी, ठीक है। 90% पॉपुलेशन थी उस जाएगी इसमें आती थर्ड स्टेट में आती थी। परंतु 60% उसमें से 90% में 60% जो लोग थे वो कौन थे? लैंड ओनर्स थे, जो थे वो सेराटीज और नोबिलिटीज की। 60% जो थे लैंड ओनर से जो सेराटीज और नोबिलिटीज में आते हैं। तो थर्ड स्टेट वालों को 40% लैंड ओनर थे खाली। थर्ड स्टेट वाले कितने थे? 40% बचे। और लेबरर्स और पीजेंट्स के पास लैंड ही नहीं थी कमाने के लिए, तो कैसे टैक्स भरे? तो आपको पता है कि राजा पैसा लाता है अपने यहाँ पर, तो वो टैक्स यानी टैक्स से कर से टैक्स लगाकर कर लेकर वो पैसा कलेक्ट करता है। तो टैक्स सिस्टम के बारे में बात जान लेते हैं। क्या है टैक्स? क्रेडिट्स जो चर्च में दिया जाता था, चर्च के रिलीजियस पॉलिसीज चलाई जाती थी, टैक्सेस कौन कौन से थे वो बता रहा हूँ। क्रेडिट्स जो थे वो चर्च में लिया जाता था, रिलीजियस पॉलिसी चलाई जाती थी। वो चर्च के जो लोग इम्पोर्टेंट सेंटर था वो लोगों के लिए लाइफ यानी जीवन मानते थे कि वो चर्च में जाना भगवान की पूजा। हम जाते हैं मंदिर में जाते तो पैसा दान करके आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ समझते। तो किंग से भी बड़ा अगर देखा जाए तो चर्च हुआ होता फॉर गॉड, इसलिए जो लोग थे टैक्स को भर देते थे। इसे तिथि कहा गया है। क्या कहा गया है? तिथि कहा गया। इस टैक्स का नाम क्या गया है? तिथि नाम दिया गया है। टैक्स या नया टैक्स जो किंग के को देना पड़ता था, इसी टैक्स में सॉल्ट और टबैको भी इंक्लूड था। और इन टैक्सेस के बाद जब लोग को समझ में आया, आने लगा कि हमारे पास लैंड ही नहीं है और पैसा ही नहीं है, तो देने के लिए हम कैसे किंग को पैसा दें? और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं वो तो कभी पैसा भरते ही नहीं है और किंग हमसे पैसे मांगे जा रहा है। तो पॉपुलेशन की बात करते हैं इसमें 1715 में 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और धीरे धीरे 1789 में पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन। तो जैसे साल बढ़ गए और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी और पॉपुलेशन बढ़ते ही खिलाना पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, खाने की डिमांड बढ़ेगी, तो सबको काम भी देना पड़ेगा और खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करके पैसा मिलेगा। तो जब धीरे धीरे सब लोग बड़े होने हो गए तो उनका एजुकेशन, अब बच्चे जब बड़े होंगे धीरे धीरे तो एजुकेशन खर्चा होगा, उनका रहना होगा, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, आवश्यकताएँ होती हैं, तो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कहाँ से आएगा ये? तो लोग सोच रहे थे थर्ड स्टेट के पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? हमारे पास खाने की परेशानी होगी, खाना कहाँ से आएगा? हम कमाएंगे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एजुकेशन पे खर्चा होगा, हेल्थ पे खर्चा होगा, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं उन पर खर्चा होगा। तो सब चीज़ पैसा कहाँ से आएगा?
तो इस कंडीशन में जो पैसे वाले लोग थे वो और पैसे वाले बन गए, और गरीब लोग थे वो क्या हो गए और गरीब होते चले गए, क्योंकि गरीब लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। और अगर कमा भी लेते थे तो टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ता था। पता है थर्ड स्टेट के लोग क्या ज़्यादा कमा भी लेंगे तो राजा को टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए सब्सटेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गया। क्या हुआ? सब्सटेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गया। सब कुछ बैलेंस नहीं था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, परेशान थे, किसी का पैसा नहीं था, किसी के पास जमीन नहीं थी। ठीक है, तो लोगों ने सोचा चुप बैठकर कोई मतलब नहीं है। थर्ड स्टेट लोग थे, तो सोचा उन्होंने चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो कॉमन लोगों ने रिवोल्ट करना चालू कर दिया और हमें अकेले ही टैक्सेस नहीं भरेंगे, और चालू कर दिया। उन्होंने ये कहा, मांग थी कि हम अकेले टैक्सेस नहीं भरेंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को भरवाओ, किंग से कॉमन लोग या थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा और रिवोल्ट करने लगे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग भी टैक्स भरेंगे, हम अकेले टैक्स नहीं भरेंगे, उनसे भरवाओ। और उन्होंने रिवोल्ट करना चालू कर दिया, और रिवोल्ट धीरे धीरे ठप होता जाता है। सब लोग सप्रेस कर दिए जाते, दबा दिए जाते हैं, इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश किया जाता है, और कोई मानता ही नहीं था उनकी बात को। जब धीरे धीरे उनके रिवोल्ट बंद होने लगे थे, आपस में डिस्प्यूट हो गया थर्ड स्टेट के लोगों में, तो धीरे धीरे रिवोल्ट बंद हुआ। तो 3 फिलोसफर्स जो थे उन्होंने आवाज उठाई। फिलोसफर्स के नाम क्या क्या थे सुनो बेटा? जॉन लॉकी, सेकंड था राव जी, थर्ड था मोंटेस्क्यू। तो जॉन लॉकी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जो है द ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, और मोंटेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये तीनों फिलोसफर्स हैं क्या करते थे कि जब इन्होंने देखा कि ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, इनको इनकी नहीं बात जो है पहुंच नहीं पा रही है, एक्शन कोई नहीं ले रहा है कि, तो यह लोगों के सामने जाकर उनको समझाते थे कि तुमको क्या करना चाहिए। तो यह फिलोसफर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उन कॉमन पीपल्स के लिए कि लाइफ में जो उनका माइंड सेट करने के लिए अब आपके आगे क्या करना है, वो बता रहे थे कि आपको आगे क्या करना है रिवोल्ट में, और यह मोनार्कियल रूल हटाने के लिए। तो जॉन लॉक ने जब अपनी बुक ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लिखी तो उसमें मोनार्कियल रूल को हटाने की, एक डेमोक्रेटिक रूल लाने की बात भी कही थी। तो जब लोगों ने उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद लोगों को लगा अब हमें एक डेमोक्रेटिक रूल लाना चाहिए, जो एक नया कॉन्सेप्ट है। इस डेमोक्रेटिक रूल में हमारी बात सुनी जाएगी, और हमारी बात सुन जाएगी तो राजा जो है, किंग जो है, बात नहीं सुनेगा तो हम उसकी हर बात किंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, हमें उसकी बातों को नहीं सुन, अगर हमारी बात सुनेगा तो हम उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो इसी तरह से मोंटेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी थी जो बताया था मैंने आपको, स्पिरिट ऑफ लॉज को बताया था। उसमें बताया था उसने कि हमारा जो लॉ है वो किस तरह डिवाइड होना चाहिए, कानून जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव बताया, लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जुडिशियल। उन्होंने बताया कि अगर पावर इन तीनों में इक्वल डिवाइड किया जाए तो जो लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मिल जाए, तो इस तरह से यह तीनों फिलोसफर्स ने मेहनत की और लोगों को बताने के लिए आपको क्या करना है वो आगे की नीतियाँ बनाएं। तो इन तीनों फिलोसफर्स ने लोगों को यह सिखाया कि आपको मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए, हमेशा एक राइट जो सिटीजन के पास होना चाहिए वो हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। सिर्फ आप ही टैक्स क्यों भरोगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्यों नहीं भरेगा, इस तरह की छोटी छोटी बातों
बातें और नहीं को टेस्ट करना चाहिए। इस बारे में तीनों फिलोसफर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उनकी लाइफ में। तो नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ये हम आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें बताएंगे। और यहाँ तक आपको क्या करना है, अपनी उसके बाद जो बुक है उसमें रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद समझना है। समझ में नहीं आया कोई भी टॉपिक है आपको समझाया तो उसे कमेंट करें, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपको, ये यहाँ पर जहाँ पर मैं बढ़ा है वहाँ तक आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। होमवर्क यही है आपका, लेसन फर्स्ट रीडिंग करनी है आपको हिस्ट्री के अंदर, और समझ में नहीं आया क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको समझाऊंगा आपको, उनका कुछ समझ नहीं आया उसके बाद ही नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने समझाया है, जो भी टॉपिक समझाया है समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, फिर बोल रहा हूँ नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अगर समझ में आ गया फिर भी कमेंट करना है। भाई 9th क्लास की बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं और कमेंट नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो ये काम पहले फर्स्ट स्टार्टिंग बताया वीडियो को मैंने, तो ये आपको काम करना है, ठीक है। अब आती है बात एक इम्पोर्टेंट नोटिस की। बहुत से बच्चों के पास कॉल किया है, क्लास 9 के बच्चों के पास आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन किया गया है। तो जिन गार्जियंस के पास फ़ोन नहीं पहुंचा है, तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप अपने पापा या मम्मी को बता दें कि आपको अपने विद्यालय में आना है। तो बच्चे कंटिन्यू करना चाहते हैं 9th क्लास के अंदर, आपको स्कूल में आना है सुबह 9 से लेकर 11 बजे के बीच में। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन जिससे आपको हो जाएगा तो ये साल खराब नहीं होगी आपकी। और रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आपको आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेके आनी है, 4 फोटो पासपोर्ट साइज लेके आने, इसमें 2 फोटो में आपका स्लेट पर नाम लिखा होगा और डेट लिखी होगी। 2 फोटो सिंपल चाहिए और 2 फोटो स्लेट और नाम, स्लेट पर नाम और डेट वाले होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आप तक पहुँचेगी और आप पापा मम्मी को बताओगे, और ये आपको होमवर्क करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय एंड टेक केयर।